प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे नागरिकता का मार्क्सवादी सिद्धांत। नागरिकता के संदर्भ में आज हम चौथा सिद्धांत ले रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि नागरिकता का आधार और उसका विचार क्षेत्र, इन दो बातों के आधार पर विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से 5 सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं और इन 5 सिद्धांतों में से हम आज चौथा सिद्धांत ले रहे हैं। मैं क्रमबद्ध रूप में इन सिद्धांतों को समझा रहा हूं। तो प्रथम सिद्धांत था हमारा क्या, नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत। दूसरा क्या डाला था हमने, नागरिकता का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत। तीसरा क्या डाला था हमने, नागरिकता का समुदायवादी सिद्धांत। और चौथा सिद्धांत आज कौन सा ले रहे हैं, नागरिकता का मार्क्सवादी सिद्धांत। और पांचवा सिद्धांत कौन सा होगा, नागरिकता का समुदायवादी सिद्धांत, जिसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, उसकी जानकारी आपको हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ में जिन विद्यार्थियों को हमारे चैनल की जानकारी है, उन विद्यार्थियों का परम दायित्व है कि अन्य विद्यार्थियों को भी हमारे चैनल से अवगत कराएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का हित हो सके। और विद्यार्थियों का हित करना ही मेरा लक्ष्य है। मैंने महाविद्यालयों में लगभग 25 वर्ष तक अभी जो पढ़ाया है, उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि महाविद्यालय में विद्यार्थियों को उस अनुरूप नहीं समझाया जाता जिस अनुरूप समझाया जाना चाहिए। इसी ही अभाव को, कमी को पूरा करने के लिए मैंने ये लक्ष्य बनाया कि क्यों ना हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान की गंभीरता, उसकी गहराई और उसके अंतः स्थल तक जाकर के हम अपने विद्यार्थियों को ठीक से समझा सकें। कारण आज संपूर्ण विश्व में जो तनातनी का माहौल है, ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में शांति की स्थापना हो, यह दायित्व, यह वजन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के प्राध्यापकों और राज वैज्ञानिकों पर है। अर्थात यदि विश्व में शांति की स्थापना करने की बात आती है, तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के प्राध्यापकों और राज वैज्ञानिकों को एकजुट होकर के इस रूप में प्रयास करना चाहिए कि संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना हो सके। मैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राजनीति विज्ञान को अच्छे से अच्छे रूप में समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। हमें दिखावे वाहवाही से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मुख्य मकसद, लक्ष्य, गंतव्य राजनीति विज्ञान को समझाना है। यस, नागरिकता का मार्क्सवादी सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, जब नागरिकता के आधार की बात आती है तो सभी विद्वानों ने जो ये 5 सिद्धांत दिए, विशेषकर नागरिकता का अलग अलग आधार बतलाया है। जैसे हम प्रथम सिद्धांत की बात करें, उदारवादी सिद्धांत, उसने नागरिकता का आधार नागरिक कानून को माना था। दूसरा सिद्धांत क्या आता है, स्वेच्छा तंत्रवादी सिद्धांत, उसने नागरिकता का आधार बाजार समाज को माना था। यस। और तीसरा जो सिद्धांत है नागरिकता का, कौन सा, समुदायवादी सिद्धांत, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन जो समुदायवादी सिद्धांत है, ये विशेषकर समुदाय विशेष से संबंधित है, जबकि यहाँ जो बहुलवादी सिद्धांत है वह विशेषकर ये कहता है कि भी नागरिकता का आधार नागरिक
सहभागिता होना चाहिए और मानते भी। परंतु हमें तो केवल नागरिकता के मार्क्सवादी सिद्धांत की बात करनी है। आज मैंने 3 सिद्धांत अपलोड कर दिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। चौथा सिद्धांत है ये। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि भाई नागरिकता का जो आधार है वह वर्ग संघर्ष है। क्या है? नागरिकता का आधार वर्ग संघर्ष को मानते हैं। इनका कहना ये है मार्क्सवादियों का कि मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही केवल आदिम अवस्था को छोड़कर, क्योंकि उस समय संपत्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, किसी न किसी रूप में वर्ग संघर्ष रहा है। और 2 प्रकार के कटे छटे वर्ग रहे हैं, जिसमें से एक वर्ग ऐसा रहा है जो कि उत्पादन के साधनों का मालिक रहा है। उत्पादन के साधन भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस उत्पादन के साधनों का मालिक रहा है। और दूसरा वर्ग ऐसा रहा है जो कि विवश होकर के और श्रम करके अपना पेट पालता है। तो ये सिद्धांत विशेषकर ये कह रहा है कि जिस वर्ग के हाथों में उत्पादन के साधन होते हैं वह ही वास्तविक रूप में नागरिक अधिकारों का प्रयोग करता है। इसी ही आधार पर ये कहा जा सकता है कि वास्तविक रूप में मार्क्सवादी सिद्धांत ये कहता है कि नागरिकता का आधार वर्ग संघर्ष है। अब हम इस डायग्राम के माध्यम से सारी बातें क्लियर करेंगे। इसी के साथ में ये सब बातें मैंने यहाँ नोट कर दी हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यस, मैंने यहाँ लिखा है नागरिकता के उपयुक्त आधार और विचार क्षेत्र के बारे में अनेक सिद्धांत हैं, जिनमें से 5 सिद्धांत ले रहे हैं हम। प्रथम सिद्धांत मैंने आपको बता दिया उदारवादी सिद्धांत है। दूसरा स्वेच्छा तंत्रवादी सिद्धांत है। तीसरा बहुलवादी सिद्धांत है। और चौथा मार्क्सवादी सिद्धांत है। 5वां समुदायवादी सिद्धांत है, जिनमें से हम आज चौथे सिद्धांत की बात कर रहे हैं। वास्तव में नागरिकता का आधार क्या है, विचार क्षेत्र क्या है, इसके ऊपर विद्वानों में मतभेद रहा है। अब यहाँ जो ये मार्क्सवादी सिद्धांत है वो ये कह रहा है कि नागरिकता का आधार वर्ग संघर्ष है। कैसे? सबसे पहले इसको ऐसे समझेंगे आप कि नागरिकता ही किसे कहते हैं भाई। वास्तविक रूप में नागरिकता वह स्थिति है क्या बोल रहा हूँ मैं? नागरिकता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का, राज्य या राजनीतिक समुदाय, का पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य बनता है और वह सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। ये नागरिकता का अर्थ है। फिर से दोहरा रहा हूँ, नागरिकता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का, राज्य का, किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्ण और उत्तरदायी सदस्य बनता है और सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। ये नागरिकता का सीधा सा अभिप्राय होगा। अब ये नागरिकता का आधार क्या है? तो मार्क्सवादी सिद्धांत नागरिकता का आधार वर्ग संघर्ष को मानता है। नोट कीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपीएससी यूजीसी नेट में अक्सर पूछा जाता है, विद्यार्थी गलती करते हैं। मतलब मार्क्सवादी सिद्धांत नागरिकता का आधार किसको मानता है? वर्ग संघर्ष को मानता है। क्लियर होगा यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, अब एक एक बात लेंगे, ध्यान दें। प्रथम बिंदु मैंने आपके लिए बनाया है कि नागरिकता से जुड़े हुए अधिकार वर्ग संघर्ष की देन है। अब ध्यान देंगे, नागरिकता से जुड़े हुए अधिकार वर्ग संघर्ष की देन है। अब ये वर्ग संघर्ष क्या है? ध्यान दें, अर्थात वर्ग संघर्ष में कोई वर्ग अपने विरोधी वर्ग का दमन करके जो अधिकार प्राप्त करता है वही नागरिकता की बुनियाद है। मतलब वास्तविक रूप में यहाँ जो अधिकार प्राप्त करने की बात आती है, अधिकार उसी ही व्यक्ति को प्राप्त हो पाते हैं वास्तविक रूप में जिस व्यक्ति या वर्ग के हाथों में उत्पादन के साधन होते हैं, जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है। और मार्क्सवादी सिद्धांत ये कहता है कि सभी युगों में कटे छटे 2 वर्ग रहे हैं, जिनमें से एक वर्ग ऐसा रहा है जो उत्पादन के साधनों का मालिक रहा है और दूसरा ऐसा रहा है जो वास्तविक रूप में श्रम करके अपना गुजारा करता है। जैसा कि हम आगे इसकी चर्चा करेंगे और व्यापक रूप में आपको समझाएंगे। तो यहाँ आपको लिखना है वर्ग संघर्ष में कोई वर्ग मीन्स जैसे यहाँ प्राचीन काल की बात करते हैं तो स्वामी और दास, जिसको कि दास अवस्था का युग कहा जाता है। मध्यकाल में जमींदार और किसान, जिसको सामंती अवस्था कहा जाता है। और आधुनिक काल में
पूंजीपति और मजदूर वर्ग, जिसको कि पूंजीवादी अवस्था कहा जाता है। ये 3 अवस्था होगी। जबकि प्राचीन काल के अंतर्गत हम जो ये स्वामी और दास है अर्थात दास अवस्था से पहले की बात करते हैं तो आदिम अवस्था है, और इसके बाद में आधुनिक काल में जो पूंजीपति और मजदूर वर्ग है इसको पूंजीवादी अवस्था कहा जाता है। मगर पूंजीवादी अवस्था के बाद में मार्क्सवाद की बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर फिर ये समाजवाद की बात करते हैं कि इसके बाद में समाजवाद आएगा, और समाजवाद के बाद में साम्यवाद आएगा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 और पहली जो अवस्था आती है वो आदिम अवस्था है, जिसके अंतर्गत किसी भी रूप में कोई वर्ग विभेद नहीं था, कोई वर्ग संघर्ष नहीं था। क्यों? क्योंकि संपत्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। तो वास्तविक रूप में जब हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स ने संपूर्ण समाज के विकास की जो अवस्थाएं बताई वो 6 अवस्थाएं बताई हैं। यहाँ मैंने 3 नोट कर दी हैं। 6 अवस्थाएं कौन सी हैं? पहली आएगी सामंती अवस्था, पहली अवस्था क्या आएगी? आदिम अवस्था। दूसरी आएगी दास अवस्था, और तीसरी आएगी सामंती अवस्था, चौथी पूंजीवादी अवस्था, पांचवी समाजवाद की अवस्था, और छठी साम्यवाद की अवस्था। फिर से बोल रहा हूँ, पहली अवस्था आदिम अवस्था आएगी जिसके अंतर्गत संपत्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। तो जब संपत्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में कोई वर्ग संघर्ष भी नहीं होगा, और वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में स्वामी और दास अर्थात दास अवस्था आती है, फिर जमींदार और किसान मतलब यहाँ सामंती अवस्था आती है, उसके बाद में पूंजीवादी अवस्था आती है, और यहाँ 5वें नंबर समाजवाद और 6ठे नंबर पर साम्यवाद आता है। तो 6 अवस्थाएं हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये दूसरा बिंदु क्लियर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट, मार्क्सवाद के अनुसार धनवान और निर्धन वर्गों का संघर्ष सभ्यता के आरंभ में समाज की विशेषताएं रही है। ध्यान दें, मार्क्सवाद कहते हैं कि धनवान और निर्धन वर्गों का संघर्ष सभ्यता के आरंभ से मानव समाज की विशेषताएं रही है। मतलब वास्तविक रूप में सभ्यता के आरंभ से ही डेफिनेटली 2 वर्ग रहे हैं, एक धनवान और दूसरा निर्धन। धनवान कौन है? जो उत्पादन के साधनों का मालिक है। उत्पादन के साधन कौन से हैं? जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, ये विशेष 5 होते हैं। तो जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है वो धनवान, और वास्तविक रूप में जो श्रम करके अपना पेट पालता है, मजदूरी करके अपना पेट पालता है, गुजारा करता है, विवश है, वह निर्धन के अंतर्गत आएगा। तो आप इन सभी अवस्थाओं के अंतर्गत देख सकते हैं कि एक वर्ग ऐसा है जो उत्पादन के साधनों का मालिक है। जैसे प्राचीन काल के अंतर्गत हम जाते हैं, जो दास अवस्था है इसमें 2 वर्ग होते हैं, स्वामी और दास। तो जो स्वामी होते हैं उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं, और जो दास होते हैं वो श्रम करके अपना गुजारा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि जो स्वामी हैं वो ही अधिकारों का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से मध्यकाल के अंतर्गत जो सामंती अवस्था है, यहाँ 2 वर्ग होंगे, जमींदार और किसान। जो जमींदार होंगे उत्पादन के साधनों के मालिक होंगे, और जो किसान होंगे वो वास्तविक रूप में विवश हैं, श्रम करने के लिए इनके अधीन रहते हुए श्रम करेंगे और अपना गुजारा करेंगे। तो यहाँ पर भी उत्पादन के साधनों के मालिक कौन है? जमींदार। तो ऐसी स्थिति में जमींदार ही जो है अधिकारों का प्रयोग करेंगे। फिर आधुनिक काल के अंतर्गत 2 वर्ग हो जाते, पूंजीपति और मजदूर। तो यहाँ पर भी उत्पादन के साधनों के मालिक पूंजीपति होंगे, और जो मजदूर होंगे विवश होंगे, वास्तविक रूप में श्रम करके अपना गुजारा करेंगे। तो पूंजीपति जो हैं ये उत्पादन के साधनों के मालिक हैं, तो वास्तविक रूप में यहाँ अधिकारों का प्रयोग पूंजीपति ही करेंगे। और इसके बाद में यहाँ जो 5वीं अवस्था बताते हैं मार्क्सवाद के अनुसार कार्ल मार्क्स, ये जो समाजवाद है इसके अंतर्गत स्थिति विपरीत हो जाएगी। यहाँ वर्ग तो 2 ही होंगे, कौन कौन से होंगे? पूंजीपति और मजदूर। परंतु यहाँ समाजवाद के अंतर्गत जो मजदूर होते हैं वो पूंजीपतियों का सफाया करने के लिए वास्तविक रूप में तानाशाही रूप में सत्ता का प्रयोग करेंगे। और जैसे ही पूंजीपति वर्ग का सफाया हो जाता है तो इसके बाद में फिर समाज के अंतर्गत कोई वर्ग नहीं होंगे, सब समान हो जाएंगे। जब सब समान हो जाएंगे तो वर्ग नहीं होंगे तो वर्ग संघर्ष नहीं होगा, और वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और ये अवस्था आएगी 6ठी, साम्यवाद कहलाएगी, जिसको कि वर्ग विहीन और राज्य विहीन अवस्था कहा जाता है। इसमें ना कोई वर्ग होगा, वर्ग नहीं होगा तो वर्ग संघर्ष नहीं होगा, और वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए साम्यवाद के अंतर्गत जाकर के वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। तो आप इन तीनों के आधार पर प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में जो ये 2 वर्ग हैं, स्वामी और दास, जमींदार और किसान, पूंजीपति और मजदूर, इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि वास्तव में जिसके हाथों उत्पादन के साधन रहे हैं, जैसे स्वामी के हाथों उत्पादन के साधन है, जमींदार के हाथों उत्पादन के साधन है, और पूंजीपति के हाथों उत्पादन के साधन है, तो ये सिद्धांत ये कहता है कि वास्तविक रूप में यही वर्ग, कौन? स्वामी, जमींदार और पूंजीपति, यही अधिकारों का प्रयोग
कर पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई यहाँ जो नागरिकता का आधार है वो वर्ग संघर्ष है, और इसके अंतर्गत जिसके हाथों में उत्पादन के साधन होंगे वह ही वास्तविक रूप में अधिकारों का प्रयोग करेगा। जैसा कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है, वर्ग संघर्ष में कोई वर्ग अपने विरोधी वर्ग का दमन करके जो अधिकार प्राप्त करता है वही नागरिकता की बुनियाद है। क्लियर हो गई ये सारी बातें, तो आप नोट कीजिएगा। फिर मैंने यहाँ लिखा है धनवान और निर्धन वर्गों का संघर्ष सभ्यता के आरंभ से मानव समाज की देन रही है, अर्थात किसी न किसी रूप में प्रारंभ से ही ये संघर्ष रहा है। हालांकि जो प्रथम अवस्था मैंने आपको बताई है कौन सी, आदिम अवस्था, आदिम अवस्था के अंतर्गत कोई वर्ग संघर्ष नहीं था, पहली अवस्था जो कहलाती है। और छठी जो अवस्था है साम्यवाद, इसके अंतर्गत भी कोई वर्ग संघर्ष नहीं होगा, ये वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज होगा। कहाँ? साम्यवाद के अंतर्गत। हालांकि ये सपना पूरा नहीं हो पाया है। इसके बाद में अगली जो बात आती है वो ये है कि इस सिद्धांत के, मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रमुख जो प्रवक्ता हैं वो है एंथनी गिडेंस। नोट कीजिएगा, एंथनी गिडेंस, एग्जाम पूछा जाता है ये। अब इन्होंने अपनी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, एक तो ये है ए कॉन्टेम्परेरी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मैटीरियलिज्म, जो कि 1981 में लिखी है, और इसका हिंदी अर्थ होगा ऐतिहासिक, क्या? ऐतिहासिक भौतिकवाद की समकालीन मीमांसा, समकालीन मीमांसा। नोट कीजिएगा। और दूसरी पुस्तक इन्होंने लिखी है प्रोफाइल एंड क्रिटिक्स ऑफ सोशल थ्योरीज, मतलब सामाजिक सिद्धांत की रूपरेखा और मीमांसा, रूपरेखा और मीमांसा। नोट कीजिएगा, ठीक है। तो ये दो किताबें इन्होंने लिखी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम किसी न किसी रूप में पूछी जा सकती हैं। अब इन किताबों के अंतर्गत, इन दोनों किताबों के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो एंथनी गिडेंस हैं, एंथनी गिडेंस हैं, इन्होंने मार्शल के विचारों का खंडन किया। मार्शल के विचारों खंडन का मतलब, जो मार्शल हैं इन्होंने अपना जो प्रथम सिद्धांत दिया जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत, नागरिकता के उदारवादी सिद्धांत के जो प्रमुख प्रवक्ता हैं वो कौन है? मार्शल हैं। कौन है? मार्शल है। इसके बारे में सब बातें मैंने आपको समझा दी हैं। किस नाम से? नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत, वहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन गिडेंस ने मार्शल के विचारों का खंडन किया, उनको स्वीकार नहीं किया। कैसे? 3 बिंदुओं के आधार पर ये समझेंगे कि क्या क्या विरोध किया इन्होंने। नंबर 1, नागरिकता का विकास ऐसी प्रक्रिया जो आंतरिक तर्क की प्रेरणा से भिन्न भिन्न रूपों में ढलती जाती है। ये बात तो मार्शल ने कही है। मार्शल क्या कह रहे हैं कि नागरिकता का विकास एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में होता है जो आंतरिक तर्क की प्रेरणा से भिन्न भिन्न रूपों में ढलती जाती है, आंतरिक तर्क की प्रेरणा से। जैसे सबसे पहले मार्शल कहते हैं कि भाई सबसे पहले जो है नागरिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे, जैसा कि ब्रिटेन के अंतर्गत है, सबसे पहले नागरिक अधिकार दिए जाएंगे, नागरिक अधिकार देने के बाद में फिर राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे, राजनीतिक अधिकार देने के बाद में फिर सामाजिक अधिकार दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत पूर्ण रूप में सामाजिक न्याय की स्थापना हो जाएगी। तो ये मार्शल कह रहे हैं कि आंतरिक तर्क की प्रेरणा से भिन्न भिन्न रूपों में जो नागरिकता के विकास की प्रक्रिया वो ढलती चली जाती है। कौन कहते हैं? मार्शल ये बात कहते हैं। लेकिन गिडेंस इसका विरोध करते हैं। और क्या कहते हैं गिडेंस? कि नागरिकता से जुड़े अधिकार वर्ग संघर्ष का परिणाम है। मतलब नागरिकता से जुड़े अधिकार वर्ग संघर्ष का परिणाम। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में नागरिकता के जो अधिकार हैं, अर्थात नागरिकता से जुड़े हुए जो अधिकार हैं, जैसे नागरिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, वो कहते हैं कि वर्ग संघर्ष का परिणाम है। कैसे है? कौन कहते हैं ये बात? गिडेंस। कैसे है? ऐसे है कि भाई वास्तविक रूप में अधिकारों का प्रयोग वही वर्ग करता है जिसके हाथों में उत्पादन के साधन होते हैं, जो उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है, मालिक होता है। आप देख सकते हैं यहाँ प्राचीन काल के अंतर्गत जब दास अवस्था की बात करते हैं तो स्वामी ये अधिकारों का प्रयोग करते थे। उसके बाद में सामंत अवस्था में जमींदार, क्योंकि उत्पादन के साधनों के मालिक थे ये। और आधुनिक काल में जो पूंजीपति हैं उनके द्वारा जो है वास्तविक रूप में अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। कारण, क्योंकि उत्पादन के साधनों के मालिक है। तो इनका कहना विशेषकर यही कि वास्तविक रूप जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है, स्वामी होता है, वही अधिकारों का प्रयोग करता है। तो ये बात गिडेंस कह रहे हैं। अर्थात इन्होंने जो मार्शल की बात थी उसका विरोध किया है, उसका खंडन किया है। दूसरा तर्क क्या है? मार्शल कहते हैं कि नागरिकता का विकास सरल रेखा की तरह निरंतर एक दिशा में हुआ है। नोट कीजिएगा,
मार्शल क्या करें भाई? मार्शल जो कि नागरिकता के उदारवादी सिद्धांत के मुख्य प्रवक्ता हैं। नोट करें, मार्शल कह रहे हैं नागरिकता का विकास सरल रेखा की तरह निरंतर एक दिशा में हुआ है। कैसे एक दिशा में? जैसे भाई मार्शल कहते हैं क्या कहते हैं कि सबसे पहले नागरिक अधिकार, क्या नागरिक अधिकार दिए जाएंगे, उसके बाद में राजनीतिक अधिकार की प्राप्ति की जाएगी और उसके बाद में सामाजिक अधिकार दिए गए। तो क्रमबद्ध रूप में ये अधिकार दिए गए। जैसे कि मार्शल ने ब्रिटेन का उदाहरण देकर के समझाया है कि वहाँ क्रमबद्ध रूप में ये अधिकार दिए गए व्यक्तियों को। सबसे पहले नागरिक अधिकार दिए गए, उसके बाद में राजनीतिक अधिकार दिए गए और उसके बाद में सामाजिक अधिकार दिए गए। क्रमबद्ध रूप में, इनका अतिव्यापन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि पहले नागरिक अधिकार दे दिया और उसके बाद में सीधा ही सामाजिक अधिकार दे दिया। नो, क्रमबद्ध रूप में अधिकार दिए गए। ये ब्रिटेन का उदाहरण देकर उन्हें स्पष्ट रूप में समझा है और आप इससे संबंधित जो वीडियो है नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत, उसमें सब बातें आप देख सकते हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ सामान्य से रूप में बात ले रहा हूँ। तो ध्यान दें, नागरिकता का विकास सरल रेखा की तरह निरंतर एक दिशा में हुआ है। तो ये निरंतर एक दिशा में हो रहा है, क्रमबद्ध रूप में इसका विकास हो रहा है। लेकिन गिडेन्स इसका खंडन करते हैं, इस बात का जो ये मार्शल ने कही है ना, विक्रमबद्ध रूप में जो है ये जो अधिकार है, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार है, ये प्रदान किए जाते हैं या जो है व्यक्तियों ने ये अधिकार प्राप्त किए। तो गिडेन्स कह रहे हैं कि नहीं भाई, वास्तविक रूप में नागरिकता का विकास सरल रेखा की तरह निरंतर एक ही दिशा में नहीं होता है, बल्कि यहाँ जो नागरिकता का विकास होता है वो इसमें उतार चढ़ाव आते रहे हैं, इसमें उतार चढ़ाव आते रहे हैं। क्रमबद्ध रूप में इसका जो है विकास नहीं हुआ है। इनका कहना है कि हम कुछ देशों के अंतर्गत देखते हैं, गिडेन्स कह रहे हैं कुछ देशों में हम देखते हैं कि वास्तविक रूप में कुछ देशों के अंतर्गत पहले जो है नागरिक अधिकार दे दिए गए हैं। कुछ देशों में हमने देखा है कि भाई सामाजिक अधिकार पहले दे दिए गए हैं और उसके बाद नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकारों में कटौती की गई है। जैसा कि भूतपूर्व सोवियत संघ और वर्तमान चीन के अंतर्गत ये बात लागू की जा सकती है। कौन कह रहे? गिडेन्स कह रहे। तो इसलिए कहते हैं कि इसमें उतार चढ़ाव आते रहे हैं। तो इस आधार पर गिडेन्स ने मार्शल की बात का खंडन किया है। और तीसरी जो बात आती है वो है क्या? मार्शल कहते हैं कि नागरिकता से जुड़े अधिकारों की 3 श्रेणियां और एक सार है। ये क्या? मार्शल कहते हैं नागरिकता से जुड़े अधिकारों की 3 श्रेणियां हैं और ये एक सार हैं। फिर से समझे, मार्शल कह रहे हैं कि नागरिकता से जुड़े अधिकारों की 3 श्रेणियां हैं और ये एक सार हैं। इधर आइए, 3 श्रेणियां कौन सी हैं? नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। और एक सार कैसे हैं? एक सार इसलिए कि क्रमबद्ध रूप में इनकी प्राप्ति की जाती है, इसका अतिव्यापन नहीं होता है। ये नहीं है कि पहले प्रथम प्राप्त कर लिया उसके बाद हम तीसरा प्राप्त कर लिया गया, नहीं। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में ये अधिकार क्रमबद्ध रूप में प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए मार्शल कह रहे हैं कि नागरिकता से जुड़े अधिकारों की 3 श्रेणियाँ हैं। मैंने यहाँ नोट भी करी 3 श्रेणियाँ कौन सी हैं? जैसे नागरिक अधिकार ना मीन्स नागरिक अधिकार, रा मीन्स राजनीतिक अधिकार और सा मीन्स सामाजिक अधिकार। सामाजिक और अधि मीन्स अधिकार, मतलब नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। तो इसकी 3 श्रेणियां बताई हैं इन्होंने, किसने? मार्शल ने। और कह रहे एक सार का मतलब ये क्रमबद्ध रूप में इसको प्राप्त किया गया। परंतु गिडेन्स ने 2 प्रकार के नागरिक अधिकारों में अंतर किया है। मतलब जो ये नागरिक अधिकारी हैं इसमें इन्होंने 2 प्रकार के नागरिक अधिकारों की चर्चा की है। किसने? गिडेन्स ने। जबकि मार्शल तो एक सार रूप में इसका उल्लेख कर देता है, 3 श्रेणियां बतला देता है कि नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। परंतु गिडेन्स ने वास्तविक रूप में जो नागरिकता के अधिकार हैं इसमें 2 प्रकार के नागरिक अधिकारों में अंतर किया है। इसको समझना बेहद जरूरी है, ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। कौन कौन सा? पहला अधिकार इन्होंने बताया है, केवल नागरिक अधिकार से संबंधित बात आ रही है यहाँ। पहले एक अधिकार बताया है इन्होंने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता के नागरिक अधिकार। ध्यान दीजिएगा, पहला अधिकार क्या बता रहे हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता के नागरिक अधिकार। इसके बारे में गिडेन्स कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में यह है, ये जो जमींदार और किसान 2 वर्ग हैं जिसको कि सामंती अवस्था कहा जाता है। यहाँ सामंती अवस्था के अंतर्गत जो सामंत थे, जो जमींदार थे, इनके विशेषाधिकारों का विरोध किया गया और उस विरोध के परिणाम स्वरूप औद्योगिक
पूंजीवाद की स्थापना होती है। क्या? औद्योगिक पूंजीवाद की स्थापना होती है और प्रतिनिधि राज्यों की स्थापना की जाती है, या ये कहा जाएगा कि प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली की स्थापना भी इसी स्तर पर की जाती है। किसकी? प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली की स्थापना भी इसी स्तर पर की जाती है, जैसा कि वर्तमान समय में दुनिया के ज़्यादातर देशों के अंतर्गत प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली के स्वरूप को ही अपनाया गया है। और दूसरा जो ये नागरिक अधिकार की बात करते हैं गिडेन्स, ये कहते हैं कि आर्थिक नागरिक अधिकार। इसके अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ पूंजीवादी प्रणाली के प्रभुत्व को चुनौती दी जाती है। देखो, यहाँ प्रथम के अंतर्गत तो वास्तविक रूप में पूंजीवादी शासन प्रणाली की स्थापना की जाती है और जो सामंत होते हैं उन सामंतों के विशेषाधिकारों का विरोध किया जाता है। परंतु यहाँ आर्थिक नागरिक अधिकार के अंतर्गत वास्तविक रूप पूंजीवादी प्रणाली के प्रभुत्व को चुनौती दी जाती है, और ये चुनौती किसके द्वारा दी जाती है? मजदूर और श्रमिकों के द्वारा दी जाती है कि भाई कैसे भी किया जाए, हमारे कल्याण से संबंधित नीतियां भी बनाई जानी चाहिए। तो गिडेन्स ने वास्तविक रूप में यहाँ नागरिक अधिकारों में ही अंतर किया है। तो पहला हो गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता के नागरिक अधिकार, जिससे कि वास्तविक रूप में औद्योगिक पूंजीवाद की स्थापना होती है। और दूसरा आर्थिक नागरिक अधिकार, इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में पूंजीवादी प्रणाली के प्रभुत्व को ही चुनौती दी जाती है और यहाँ वास्तविक रूप में एक प्रकार से कल्याणकारी राज्य की स्थापना के ऊपर बल दिया जाता है, और इसमें विशेष योगदान होता है मजदूरों और श्रमिकों का। ठीक है, और इसके बाद में ये तीन बातें तो होगी, इनका इन्होंने गिडेन्स ने खंडन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ गिडेन्स अपनी बात आगे कह रहे हैं क्या कि नागरिकता और आधुनिक लोकतंत्र, ध्यान दें, नागरिकता और आधुनिक लोकतंत्र का विकास 16वीं शताब्दी के अंत से शुरू होता है। क्या? नागरिकता और आधुनिक लोकतंत्र का विकास 16वीं शताब्दी के अंत या उत्तरार्ध से प्रारंभ होता है। किसका? कि वास्तविक रूप में जो नागरिकता की बात की जाती है और आधुनिक जो लोकतंत्र की बात की जाती है, उसकी वास्तविक शुरुआत 16वीं शताब्दी के अंत से या उत्तरार्ध से मानी गई है। किसने कही ये बात? गिडेन्स ने। और गिडेन्स ने ही अपनी एक तीसरी पुस्तक और लिखी इन्होंने, द नेशन स्टेट एंड वायलेंस। नोट कीजिएगा, द नेशन स्टेट एंड वायलेंस मीन्स राष्ट्र, राज्य और हिंसा, राष्ट्र, राज्य और हिंसा, जो कि 1985 में लिखी है इन्होंने। और ये वाली जो पुस्तक थी इन्होंने 1922 में लिखी है और पहले वाली 1981 में। फिर से बोल रहा हूँ, प्रथम पुस्तक 1981 में, दूसरी उन्होंने 1982 में लिखी है और जो तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक 1985 में लिखी है। तो इस पुस्तक के अंतर्गत गिडेन्स ने स्वीकार किया है कि समकालीन पूंजीवाद आज इस समय जो पूंजीवाद है उसकी बात कर रहे हैं। समकालीन पूंजीवाद 19वीं शताब्दी के पूंजीवाद से सर्वथा भिन्न है। कैसे भिन्न है? क्योंकि आज के अधिकांश पूंजीवादी देशों में कल्याणकारी पूंजीवाद का उदय हो चुका है। देखो भाई, 19वीं शताब्दी में जो पूंजीवाद था वो वास्तव में आर्थिक क्षेत्र में, व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप की बात नहीं करता है। उसका कहना है कि आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जिसे कि अहस्तक्षेप का सिद्धांत कहा जाता है। इसका सीधा सा भावार्थ ये है कि भाई राज्य व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा तो करे, लेकिन आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करे। अब ऐसी स्थिति में ये भय है कि भाई जो असक्षम व्यक्ति हैं उनको सहायता नहीं दी जाएगी, और नहीं दी जाएगी तो मर खप जाएंगे। तो वास्तव में उस समय माना जाता था कि भाई जो व्यक्ति सक्षम नहीं है वो मर रहा है, खप रहा है, तो मर जाने दें। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शक्ति में इसका कोई योगदान नहीं है। एक प्रकार से ये योग्यतम की जीवितता के सिद्धांत को मानते थे। योग्यतम की जीवितता का मतलब ये कि जो व्यक्ति योग्य सक्षम और जीवित रहेगा, जो अयोग्य असक्षम है वह मर रहा है तो मर जाने दीजिएगा। ये तो वास्तव में 19वीं शताब्दी की पूंजीवाद की बात थी। लेकिन आज के अधिकांश पूंजीवादी देशों में वास्तव में वो पूंजीवाद नहीं है जो कि 19वीं शताब्दी का पूंजीवाद था। आज वास्तव में अधिकांश देशों में पूंजीवाद के अंतर्गत जो कल्याणकारी पूंजीवाद है ना, उसका उदय हो गया है। मतलब आज वास्तव में पूंजीवाद का स्वरूप बदल गया है। अब जो 19वीं शताब्दी के अंतर्गत था
राज्य वो पुलिस राज्य था, डंडे वाला राज्य था, केवल व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करता था। लेकिन आज का जो राज्य है वो कल्याणकारी राज्य बन गया है। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में राज्य के द्वारा जन कल्याण से संबंधित कार्य किए जाते हैं, जनहित में नीतियाँ बनाई जाती हैं। अतः आप ये कह सकते हैं कि वास्तव में आज जो कल्याणकारी पूंजीवाद है वह 19वीं शताब्दी के पूंजीवाद से बिल्कुल भिन्न है। अब ऐसी स्थिति में अंत में गिडेन्स कह रहे हैं कि मार्क्सवाद से हटकर उदार लोकतंत्र के ढांचे में नागरिकता के अधिकारों को सार्थक किया जा सकता है। ध्यान दें, इसका क्या मतलब है कि गिडेन्स का कहना विशेषकर ये है, यहाँ अंत में जाकर के अपनी तीसरी पुस्तक के अंतर्गत ये वास्तव में मार्क्सवाद की मूल मान्यताओं से हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्योंकि मार्क्सवाद की मूल मान्यता तो ये है कि भाई जिसके हाथों में उत्पादन के साधन होंगे वो ही जो है अधिकारों का प्रयोग करेगा। लेकिन गिडेन्स अपनी तीसरी पुस्तक में द नेशन स्टेट एंड वायलेंस में, मतलब राष्ट्र, राज्य और हिंसा के अंतर्गत मार्क्सवाद की मूल मान्यताओं को परिवर्तित कर देता है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, मार्क्सवाद से हटकर, मतलब मार्क्सवाद की मूल मान्यताओं से दूर हो जाता है ये, और मूल मान्यताओं से हटकर उदार लोकतंत्र के ढांचे में नागरिकता के अधिकारों को सार्थक किया जा सकता है। इसका कहना ये है कि वास्तव में जो उदार लोकतंत्र का ढांचा है उसके अंतर्गत भी नागरिकता के अधिकारों को सार्थक किया जा सकता है। कौन कह रहे हैं ये बात? गिडेन्स कह रहे हैं अपनी तीसरी पुस्तक के अंतर्गत। ये बात आपको नोट करनी है, विशेषकर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गिडेन्स ने अपनी किस पुस्तक के अंतर्गत मार्क्सवाद की मूल मान्यताओं से हटकर के और उदार लोकतंत्र के ढांचे में नागरिकता के अधिकारों को सार्थक किया जा सकता है, ये बात कही है। तो कौन सी पुस्तक में की है? द नेशन स्टेट एंड वायलेंस के अंतर्गत। मतलब यहाँ इस पुस्तक में इनका मूल कहना ये है कि भाई ये मार्क्सवाद की मूल मान्यताओं से हट जाते हैं, जो कि वास्तव में वर्ग संघर्ष ही नागरिकता का आधार मानते थे। और यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई उदार लोकतंत्र के ढांचे में जो है नागरिकता के अधिकारों को सार्थक किया जा सकता है। ये बात गिडेन्स ने अपनी तीसरी पुस्तक में कही है। तो ये हो गए नागरिकता का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। परंतु यहाँ ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि यदि हम मार्क्सवाद के अकॉर्डिंग चलते हैं तो जो ये छठी अवस्था है साम्यवाद की अवस्था के अंतर्गत वास्तव में ना तो कोई वर्ग होगा, सब बराबर हो जाएंगे। तो कोई वर्ग नहीं होगा तो वर्ग संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि उत्पादन के साधनों का कोई स्वामित्व नहीं होगा, सब बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ ना तो वर्ग होगा और ना ही फिर वर्ग संघर्ष हो सकेगा, और जब वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी स्थिति में जो साम्यवाद है इसमें वास्तव में राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। और जब राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी तो डेफिनेटली यहाँ जब राज्य ही नहीं रहेगा तो फिर नागरिकता के विचार की कोई सार्थकता नहीं रहेगी। यस, कहाँ जाकर के? साम्यवाद की अवस्था के अंतर्गत। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि गिडेन्स ने स्पष्ट कर दिया है कि उदार लोकतंत्र के ढांचे में नागरिकता के अधिकारों को सार्थक किया जा सकता है। मीन्स वर्तमान समय में जो कल्याणकारी पूंजीवाद है इसमें नागरिकता के अधिकारों को जो है सार्थक किया जा सकता है। मतलब वास्तविक रूप में यहाँ इसमें आकर के ये नहीं देखा जाएगा कि भाई जो उत्पादन के साधनों के जो है मालिक है, स्वामी है, वो ही जो है अधिकारों का प्रयोग करेंगे, बाकी अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली कल्याणकारी पूंजीवाद के अंतर्गत, उदार लोकतंत्र के अंतर्गत भी जो है नागरिकता के अधिकारों को प्राप्त किया जा सकता है, सार्थक किया जा सकता है। और आज हम ये देखते हैं कि वास्तविक रूप में पूरी दुनिया में कुछ अपवादों को छोड़ कर के इन बातों की सार्थकता साबित भी हो रही है। ये सब बातें सत्य साबित हो रही हैं। ये है आपका नागरिकता का मार्क्सवादी सिद्धांत। आशा करता हूँ आप नागरिकता के मार्क्सवादी सिद्धांत को ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।